हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बताने वाले हैं। कल आप लोगों को बताया गया था कि कंप्यूटर क्या है, उसके कितने भाग होते हैं और उन भागों के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया गया था, बेसिक जानकारी दिए थे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन ओ लेवल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये का बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में और ये कंफर्म है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है और आएगा। तो आप लोग समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। कंफर्म है कि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है क्या, क्या है इसमें। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के इंटरनल भाग में जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। तो उसके इंटरनल भाग में ये सारे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, क्या एक्टिविटी होती है उसके अंदर कंप्यूटर के कि वो काम करता है, हमें आउटपुट देता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें हमने एक डायग्राम बना रखा है, एक फ्लो चार्ट टाइप का, जो कि कंप्यूटर का एक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम जिसे बोलते हैं, जिसमें 3 भाग हमने दिखाया है इसमें। और आप लोगों को बताया भी गया था कि कंप्यूटर होने के लिए किसी भी डिवाइस को 3 स्टेप होते हैं। पहला, वो डिवाइस इनपुट लेता हो, दूसरा वो डिवाइस प्रोसेसिंग करता हो, और तीसरा वो डिवाइस आउटपुट देता। तो ये 3 स्टेप किसी भी डिवाइस को एक पूर्ण कंप्यूटर बनाते हैं। तो इन तीनों स्टेप में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या एक्टिविटी होती है, उस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इस इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट में इनपुट और आउटपुट आप देख रहे होंगे कि बस हमने सिंगल में लिखा है, बनाया है। और आप लोग सीपीयू, जिसे हम प्रोसेसिंग का भाग कहते हैं, उसके अंदर कई सारे अलग अलग पार्ट देखने को मिल रहे होंगे आप लोगों को। जैसे इसमें सीपीयू के भाग में एमयू है, सीयू है और एलयू। तो इस इनपुट, सीपीयू, आउटपुट को हम समझते हैं। जैसे कि कल पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर क्या है, तो आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे। तो देखते हैं इनपुट क्या है। इस भाग में, ब्लॉक डायग्राम में, इनपुट जो पहला स्टेप है, इसका क्या रोल होता है आपके इस कंप्यूटर में, क्या काम, भाग, इस भाग में क्या काम किए जाते हैं। तो इनपुट, जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को, इनपुट जो होता है वो किसी यूजर के द्वारा कंप्यूटर को जब कुछ दिया जाता है, क्या दिया जाता है, हमने बता रखा है कि डाटा या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर जब इनपुट लेता है, यूजर से कुछ डाटा या इंस्ट्रक्शन लेता है, तो उसी भाग को हम कहते हैं कि वो इनपुट दिया जा रहा है कंप्यूटर। उसके बाद सीपीयू है, यानी जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जितनी भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, यानी प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है, वो सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। अब सीपीयू क्या है, ये अभी हम बताएंगे आप लोगों को। तो जिसमें तीसरा स्टेप है आउटपुट। आउटपुट आप लोगों को बताया भी गया है कि आउटपुट वो स्टेप है जिसमें कंप्यूटर काम करने के बाद आपको आपका रिजल्ट देता है। तो उसी, जब कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है, तो उसी भाग को हम कहते हैं कि वो आउटपुट दे रहा है हमें। तो देखते हैं कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, जिसमें इनपुट और आउटपुट आप लोग अच्छे से जान चुके हैं। जो कंप्यूटर को हम देते हैं, यानी यूजर देता है, वो इनपुट होता है, और जो कंप्यूटर के द्वारा हमें दिया जाता है वो आउटपुट होता है। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं,
कंप्यूटर जब कार्य करता है तो वो प्रोसेसिंग कहलाता है। अब प्रोसेसिंग के अंदर कई सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। वैसे सीपीयू नॉर्मली आपके 3 भागों में डिवाइड होता है, डिफाइन किया गया उसको। पहला भाग अगर आप लोग जानना चाह रहे होंगे, पहला भाग सीपीयू का मेमोरी यूनिट होता है, एमयू लिखा गया है। एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लगी होती है तो मेमोरी यूनिट। दूसरा भाग होता है सीपीयू का कंट्रोल यूनिट, यानी जिसे हम सीयू कहते हैं। तीसरा भाग होता है आपका एएलयू यानी कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये 3 भाग होते हैं आपके सीपीयू के। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्जाम में पूछ लेता है कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, और कभी कभी दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। इन दोनों ही क्वेश्चन में स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। कंफ्यूजन क्या है हम आप लोगों को आज बताते हैं, थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा इस चीज को। देखिए जब पूछा जाए कि कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, जब कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ पूछा जाएगा तो कंप्यूटर के किन भागों से बना है, कंप्यूटर बना है कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे है कंप्यूटर के भाग अगर पूछे जाते हैं तो कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर, इनपुट, प्रोसेसिंग या सीपीयू कह सकते हैं, और तीसरा आप आउटपुट बताएं। तो अगर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ की बात की जाए यानी कंप्यूटर बना है किन भागों से, इनपुट से, सीपीयू से और आउटपुट से, तो ये कंप्यूटर के 3 भाग हैं। लेकिन जब सीपीयू कंसिस्ट ऑफ पूछा जाता है यानी सीपीयू किन भागों से मिलके बना है, तो सीपीयू आपका 3 भाग से मिलके बना होता है। पहला मेमोरी यूनिट होता है, दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है और तीसरा होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये 3 भाग अगर आप देख रहे होंगे, ये सीपीयू की बात की जा रही है, यहाँ पे सीपीयू का ये ब्लॉक डायग्राम है अगर इतने भाग की बात की जाए। बाकी ये इनपुट आउटपुट ये आपका पूरे ओवरऑल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम अगर बात करें तो ये पूरा इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग तीनों आएंगे। लेकिन अगर सीपीयू के ब्लॉक डायग्राम की बात की जाए तो वहां पे केवल सीपीयू का बस यही बीच में जो बनाया गया है डायग्राम, बस वही आप लोग उसमें बनाएंगे। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और आपका एलयू यूनिट यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आइए देखते हैं कि जब हम या कोई भी यूजर कंप्यूटर को जब कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, तो किस प्रकार कंप्यूटर में कैसे कैसे वो डाटा के साथ क्या क्या चीजें होती हैं, डाटा जाता कहाँ पे है, फिर उसमें काम कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी यूजर के द्वारा कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दे दिया गया 1+2, मान लीजिए 1+2 दिया गया। अब आपको हमने ऑलरेडी बताया है पिछले वीडियो में या अभी भी हमने बताया कि जैसे मान लीजिए 1+2 कि कोई ना कोई यूजर देगा, तो जो भी किसी यूजर के द्वारा दिया जाएगा वही इनपुट होगा। तो देने वाला जो काम है वो हम इनपुट में दिखाएंगे। 1+2 आपका इनपुट हो गया। अब जब हम कोई भी डाटा कंप्यूटर को देते हैं तो वो स्पेशली कहाँ पे जाता है, तो जैसे आप लोगों को बताए हैं, जब कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को आप कभी भी प्रोवाइड करते हैं, देते हैं काम करने के लिए, तो वो सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ मेमोरी यूनिट में हमने 2 मेमोरी को मेंशन किया है, एक प्राइमरी मेमोरी है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, कब कब डाटा इन सब में पहुंचता है, प्राइमरी में कब जाएगा, सेकेंडरी में कब जाएगा, इस बात को हम देखते हैं। बाकी जब मेमोरी का टॉपिक आगे अगले वीडियो में बनाया जाएगा तो उसमें आप लोगों को पूर्णतः बताया जाएगा। लेकिन इसमें देखिए अभी केवल नॉर्मल छोटा सा डिफरेंस बताएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में। देखिए प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का मतलब यह है कि जब हम कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस समय प्राइमरी मेमोरी में ही हमारे सारे कार्य हो रहे होते हैं। कोई भी डाटा देते हैं प्राइमरी में जाएगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे प्राइमरी में जाएगा, कोई भी कार्य करेगा कंप्यूटर वो प्राइमरी पे करेगा।
तो स्पेशली इसे हम वर्किंग टाइम की मेमोरी भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि इस पे हम काम करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी तो हम काम को खत्म करने के बाद जो हमारे पास हमारा इंफॉर्मेशन बचता है, कंप्यूटर हमें देता है हमारा रिजल्ट, अगर हम उसको स्टोर करना चाहें इन फ्यूचर भविष्य के लिए, ताकि हम उस पर दोबारा काम कर सकें या उसकी ज़रूरत पड़े हमें दोबारा, उसके लिए हम तब डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। तो इसको हम मेमोरी टॉपिक में आपको अच्छे से बताएंगे। तो बस अभी आपको इतना जानना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है क्या। कंप्यूटर की दोनों दो अलग अलग मेमोरी है। प्राइमरी में काम किया जाएगा और सेकेंडरी में उस काम को करने के बाद अगर इन फ्यूचर आप भविष्य के लिए उसको रखना चाहते हैं तो सेकेंडरी में रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई यूज़र कंप्यूटर में 1+2 दे दिया तो वो डाटा सबसे पहले किस मेमोरी में जाएगा। जैसे कि हमने बताया आप लोगों को कि जब भी यूज़र के द्वारा कुछ दिया जाएगा, यानी कि यूज़र अब उस पर काम कर रहा है कंप्यूटर पे, तो जब भी कोई काम किया जाएगा, मैं आपको बताया कि वो प्राइमरी मेमोरी पर ही हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो डाटा जाएगा कंप्यूटर में वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी पर जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। ये ब्लॉक डायग्राम का पहला स्टेप है कि सबसे पहले जो इनपुट के रूप में डाटा दिया जाता है कंप्यूटर को, वो प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर होगा। इसके बाद क्या है, प्राइमरी मेमोरी में आपका डाटा पहुंच चुका है। उसके बाद जो डाटा है वो सीधे कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। देखिए इसमें कंट्रोल यूनिट सबसे मेन रोल परफॉर्म करता है, दिखाता है। कंट्रोल यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट, यानी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ओवरऑल सबको कंट्रोल करके रखा है, नियंत्रित किया हुआ है कंट्रोल यूनिट। चाहे आप इनपुट दे रहे होंगे, चाहे कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा होगा, चाहे कंप्यूटर आउटपुट दे रहा होगा, तीनों ही स्टेप को कंट्रोल करने के लिए उसमें बनाया गया है कंट्रोल यूनिट, यानी कि नियंत्रित करना डाटा को, इंफॉर्मेशन को, या जो भी प्रोसेसिंग के पार्ट हैं उन सबको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, इसका काम। जैसे जो आप डाटा प्रोवाइड करेंगे यानी देंगे कंप्यूटर को, उस डाटा को थोड़ी पता है कि हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हमारे साथ क्या होना है, ये डाटा को नहीं पता होता है। ये पता होता है कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट को सब कुछ पता होता है, यही हैंडल करता है। तो जो भी डाटा इनपुट के रूप में आ रहा होता है वो प्राइमरी मेमोरी में किस मेमोरी ब्लॉक में उसको रखना है, जहाँ खाली है वहाँ ले जाकर उसको स्टोर कराएगा। जब वो डाटा दूसरे स्टेप में कंट्रोल यूनिट के पास आएगा, ये दूसरा स्टेप है ब्लॉक डायग्राम का, यानी सीयू के पास आएगा, ये सेकेंड स्टेप में डाटा आपका सीयू में जाएगा। तो सीयू का काम क्या है कि उस डाटा की चेकिंग करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, अलग अलग तरीके के कार्य उसमें परफॉर्म करेगा वो। तो जिसमें सीयू के पास जब डाटा आता है तो स्पेशली वो क्या करता है, उस डाटा की चेकिंग करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, देखेगा, पता लगाएगा इस डाटा के साथ क्या करना है, अरिथमेटिकल है या लॉजिकल है, चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो सीधे सेंड कर देगा एएलयू को, क्योंकि सीयू केवल नियंत्रित करने वाला भाग होता है। एएलयू के पास जब आपका डाटा जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीसरे स्टेप में आपका डाटा जो है वो एएलयू के पास गया। अब एएलयू के पास डाटा जो गया है ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, एएलयू, यानी कि चाहे डाटा अरिथमेटिकल हो चाहे लॉजिकल हो जो कि यूजर के द्वारा दिया जाएगा, वो सारे डाटा की प्रोसेसिंग सबको सॉल्व करने वाला काम एएलयू ही करता है। तो आपका डाटा सीयू से एएलयू के पास आया और एएलयू क्या करेगा, उस पर कार्य करेगा, उसको सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के बाद क्या करेगा, ये आउटपुट नहीं देगा एएलयू, जो भी आउटपुट के रूप में मिलेगा वो सीधे सीयू को भेज देता है। ये चौथा स्टेप है। इसका चौथे स्टेप में एएलयू के द्वारा जो भी रिजल्ट दिए जाएंगे वो सीधे सीयू को भेज दिए जाएगा, क्योंकि सीयू ही कंट्रोल कर रहा है भाई, इनपुट को भी, आउटपुट को भी, प्रोसेसिंग को भी। उसके बाद आपका जो सीयू है पांचवें स्टेप में उसको आउटपुट पे दिखाएगा।
ये 5 स्टेप में कंप्यूटर आपके कार्यों को कंप्लीट करता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो कुछ इस तरीके से जो हम डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, इस तरीके से कंप्यूटर उस पे कार्य करते हैं, डाटा कहाँ जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं ऐसे ओवरव्यू के रूप में। जैसे हमने बताया कि जब आप लोग डाटा को इनपुट के रूप में देते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, जो कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से हमने बना रखा है, ऐसे फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेप हमने आपको दिखाया है कि सेकेंड स्टेप में हमारा जो डाटा है वो सीयू के पास भेजा जा रहा है चेकिंग के लिए, या जो भी हमने बताया है सेकेंड स्टेप है इसका। थर्ड स्टेप में क्या है कि डाटा जो है आपका सीयू से, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमने बना रखा है कि सीयू से डाटा आपका एएलयू के पास भेजा जा रहा है, ये थर्ड स्टेप। उसके बाद वो डाटा पे कार्य करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, सॉल्व करेगा उसको, फिर डाटा आपका एलयू से फिर सीधे सीयू को भेज दिया जाएगा, क्योंकि एलयू का काम है केवल सॉल्व करना, प्रोसेसिंग करना, बाकी सारा काम कंट्रोल यूनिट का ही होता है। ये चौथा स्टेप है कि प्रोसेसिंग के बाद जो आपका रिजल्ट है सीयू में गया, सीयू फिर क्या करेगा कि पांचवें स्टेप में डाटा को जो आपका अब आउटपुट है, आउटपुट को सीधे आपके स्क्रीन पे प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से ही काम करता है। इसके कंप्यूटर के इंटरनल भाग में इस तरीके से डाटा के साथ कुछ एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने बताया। जैसे इसमें कुछ नाम लिखे गए हैं, 60 शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों का मतलब समझ लीजिए आप लोग, या फुल नेम उसका जानना चाहिए आप लोगों को। जैसे यहाँ पे एमयू लिखा है, सीयू लिखा है, एलयू लिखा है, सीपीयू लिखा है, तो इन सब का पूरा नाम भी जानना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट आपका आता है वो कभी कभी पूछ लेता है। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप कम से कम इसको याद रखिएगा अच्छे से, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, एग्जाम में आ जाए अगर सीयू का पूरा नाम, एएलयू का पूरा नाम या एमयू का पूरा नाम। तो लिख दे रहे हैं आप लोग, उसको लिख लीजिएगा कि सीयू का पूरा नाम क्या है। तो जैसे मेमोरी का जो यहाँ पे एमयू लिखा है, इसका पूरा नाम है मेमोरी यूनिट। इस तरीके से सीयू का जो पूरा नाम होता है वो कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पे हम सीयू का लिख दे रहे हैं ऐसे, कंट्रोल यूनिट। अगर एएलयू का आप जानना चाहें तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको आप लोग जरूर एक बार क्लियर करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शनल पार्ट में हमने बताया कि पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम हमने पहले भी बताया आपको, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा जाने वाला। तो जिसमें आप लोग 3 पार्ट देख रहे हैं, तीनों पार्ट को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषता। जैसे ही आप लोग पहले भी जानते होंगे कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। जब भी कंप्यूटर की विशेषता के बारे में बात की जाए तो हमेशा इस टॉपिक को अपने आप से, यानी ह्यूमन से कोरिलेट करिए। अपने आप से कोरिलेट करेंगे तो इसकी विशेषताओं को आसानी से आप बता सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ विशेषताओं को लिखा हुआ है पहले से। कंप्यूटर की 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी विशेषताएं होती हैं 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी जितने भी कैरेक्टर, अब ऐसा नहीं कि केवल 5 ही होते हैं, आप और भी बना सकते हैं आपके दिमाग में आए, लेकिन इन पांचों के अलावा जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताना चाहेंगे वो कहीं न कहीं इसी से रिलेटेड होगा। इसीलिए कंप्यूटर की 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती हैं, यानी विशेषता बताई जाती है। तो क्या है विशेषता कंप्यूटर की?
तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर की जो पहली विशेषता है, एक बात और हमने बताया कि हमेशा ह्यूमन से कोरिलेट किया करिए कंप्यूटर की विशेषता को बताने के लिए। तो देखिए पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता है वो है स्पीड। आप लोग वैसे भी जानते हैं कंप्यूटर की जो स्पीड होती है काम करने की वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट होता है कंप्यूटर। किसी भी कार्य को बहुत बहुत कम समय में काम करके आपको रिजल्ट देता है। जैसे इसकी जो स्पीड होती है ये 1 सेकेंड में कई करोड़ कई लाख इंस्ट्रक्शंस को एक्सिक्यूट कर देता है, यानी प्रोसेस कर देता है, उस पर काम कर देता है 1 सेकेंड में। तो इस हिसाब से और आदमी जो होता है किसी भी काम को करने के लिए वो थोड़ा सा समय लगाता है, तो इसलिए उसकी स्पीड कम होती है, यानी हमारी काम करने की स्पीड कम होती है हमारी अपेक्षा। कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे हमने बताया 1 सेकेंड में करोड़ों इंस्ट्रक्शन को ये परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है या प्रोसेस करता है। ये है कंप्यूटर की पहली विशेषता, स्पीड। दूसरी विशेषता जो है आप लोग देख रहे हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है विदाउट एरर, यानी शुद्धता, विदाउट एरर। इसका क्या मतलब? बिना गलती। आप लोगों ने भी कंप्यूटर पे काम किया होगा, कैलकुलेटर पे काम किया होगा, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी डिवाइसें आप यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए अपने रियल लाइफ में, वो सभी कंप्यूटर हैं, जब हमने पहले बताया है। तो एक्यूरेसी मतलब होता है विदाउट एरर, मतलब बिना गलती किए। तो कंप्यूटर बिना गलती के ही कार्य करता है। कंप्यूटर कभी भी कोई भी काम अगर उस पर आप कर रहे होते हैं, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। गलती तब करेगा वो जब आप उसको गलत इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, गलत डाटा प्रोवाइड करें। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई भी कैलकुलेशन आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 235 प्लस 398, इसको जोड़ना है। अब मान लीजिए 235 प्लस 398 आपने लिखा, तो इसके हिसाब से वो आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा जो भी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए गलती आपकी है, मान लीजिए कहीं का कुछ भी कैलकुलेशन करना है, कहीं बुक से कहीं नोट से, मान लीजिए यहाँ पे 398 के स्थान पे यहाँ पे 396 था, तो भाई आपने 98 किया, उस हिसाब से कंप्यूटर आपको सही रिजल्ट दे रहा है। लेकिन गलती आपकी है कि आपने 6 के स्थान पे आपने 8 लिखा हुआ था। तो कंप्यूटर गलती तब करेगा जब उसको आप गार्बेज वैल्यू देंगे, यानी गलत वैल्यू देते हैं, तब वो गलत आंसर देगा आपको, लेकिन उसके हिसाब से वो सही आंसर प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए एक्यूरेसी का मतलब भैया विदाउट एरर होता है, मतलब बिना गलती की। कंप्यूटर किसी भी काम को करता है उसमें गलती नहीं होती है। लेकिन अगर इंसान किसी भी काम को करेगा तो वो गलती जरूर कर सकता है, क्योंकि गलती करना इंसान का नेचर है। आप लोग जानते हैं, आप लोग भी गलती करते हैं। तीसरी जो कंप्यूटर की विशेषता है वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है डिलीजेंस का मतलब है विदाउट टेक ए रेस्ट। विदाउट टेक ए रेस्ट इसका मतलब ये बिना थके हुए। आप लोग भी कंप्यूटर पे काम किए हैं, जानते हैं कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। चाहे उसको आप लंबे समय तक 24 घंटे, चाहे जितने समय तक कंप्यूटर पे काम करते रहिए, कंप्यूटर कभी मैसेज नहीं देगा आपको कि मैं थक गया हूं, मुझे ऑफ कर दीजिए, शट डाउन कर दीजिए। इस टाइप का मैसेज कंप्यूटर के द्वारा कभी भी आपको मिलेगा नहीं। तो जैसे विदाउट टेक ए रेस्ट हमने लिखा, मतलब बिना आराम किए। तो बिना आराम किए मतलब ये है कि बिना थके हुए। कंप्यूटर किसी भी काम को बिना थके हुए करता है। लेकिन इंसान की बात अगर की जाए, मानव की बात अगर की जाए, तो किसी भी काम को आदमी जब करता है उसकी एक लिमिट होती है, वहाँ तक काम करेगा, उसके बाद वो थक जाएगा, उसको रेस्ट की ज़रूरत होगी। तो इस हिसाब से कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ना कभी इस टाइप का मैसेज आपको नहीं देगा, वो इंस्ट्रक्शन नहीं देगा वो कि मैं थक गया हूँ मुझे ऑफ कर दीजिए।
कंप्यूटर हर एक चीज का मैसेज दे सकता है आपको, बैटरी लो है, रैम में प्रॉब्लम है, हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, उसके किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो कोड के माध्यम से, बीप के माध्यम से आपको बता सकता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको सही करिए, या जो भी सारी चीजें हैं। लेकिन कभी भी वो ऐसा मैसेज आपको, ऐसा इंस्ट्रक्शन आपको कभी प्रोवाइड नहीं करेगा कि मैं थक गया, क्योंकि कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। तो इसलिए डिलीजेंस का मतलब विदाउट टेक ए रेस्ट, बिना थके हुए कार्य करने की क्षमता जो होती है। चौथा जो आपका है विशेषता, वो है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, अब ये मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब आप कह सकते हैं एक से अधिक, मतलब बहुत, और टास्क का मतलब होता है कार्य, यानी बहुत सारे कार्य या एक से अधिक कार्य। तो वर्सेटाइल, जैसे एक साथ एक समय में एक से अधिक कार्य को करना वर्सेटाइल होता है। जैसे आप लोग कभी ऐसे ही उड़ते हुए सुन लिए होंगे, ये एक वर्सेटाइल एक्टर है। वर्सेटाइल एक्टर का मतलब मल्टीटास्क हैं, वो जितने भी काम आप उनको देंगे वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, कोई भी एरर नहीं मिलेगा आपको। सब यहाँ पे तब उसको डिफाइन करने के लिए वहाँ पे वर्सेटाइल शब्द का यूज किया जाता है, मतलब जब एक से अधिक कार्य एक समय पर किए जाते हैं तो इसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो कंप्यूटर में आप लोगों ने काम किया होगा जिसमें एक ही साथ आप एक से अधिक काम कर सकते हैं और करते भी हैं। जैसे एग्जांपल बताएं आपको, कंप्यूटर मोबाइल में आप बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर दीजिए, म्यूजिक चलता रहे, और उसके बाद आप लोग उसमें इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं, फेसबुक ओपन कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर पे हैं तो आप लोग नॉर्मली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी भी कार्य को कर सकते हैं और एक साथ। तो इसी एक साथ कार्य करने की जो क्षमता होती है कंप्यूटर की, इसी विशेषता का नाम होता है वर्सेटाइल, यानी इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो ये है वर्सेटाइल, ये चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता की बात की जाए अगर, स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। तो यहाँ कंप्यूटर की बात अगर करें, जैसे आप लोग जो भी काम करते हैं या कुछ भी डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन अगर आपको कंप्यूटर में स्टोर करके रखना होता है तो आप लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मेमोरी डिवाइस का यूज़ करते हैं, कि मेमोरी है डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जिसे कहते हैं। तो उसमें जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन आपको रखना होता है, किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है, डाटा मतलब आपका टेक्स्ट में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, एनिमेशन हो सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का जो डाटा आपके पास होता है उन सबको रखने के लिए कंप्यूटर में आप यूज़ करते हैं स्टोरेज डिवाइस का। मतलब ये है कि कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट का डाटा आप स्टोर करके रख सकते हैं, भारी मात्रा में डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आदमी यानी मानव भी अपने दिमाग के अंदर इतने सारे डाटा को स्टोर करके रख सके। स्टोर कर लेगा लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कब तक डाटा को स्टोर किए रहेगा, भूल जाते हैं हम लोग। तो इसी नेचर को कंप्यूटर में यानी स्टोरेज कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, जो इसकी मेन विशेषता होती है, स्टोरेज क्षमता जो बताई गई है कंप्यूटर की। तो स्टोरेज क्षमता, वर्सेटाइल, डिलीजेंस, एक्यूरेसी और स्पीड, ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर और हमने कहा भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, यानी विश्वसनीय है, भरोसेमंद है। कंप्यूटर एक रिलायबल डिवाइस है। रिलायबल क्यों कहेंगे, यानी विश्वसनीय क्यों है? भाई किसके ऊपर आप विश्वास करेंगे? जो आपके काम को अच्छे से करे, बिना गलती किए करे, कम समय में कर दे, उसी ऊपर आप भरोसा करेंगे। यानी किसी भी काम को करने के लिए एक इंसान को दे दीजिए, आदमी को दे दीजिए, और कुछ काम कंप्यूटर को दे दीजिए करने के लिए। कंप्यूटर गलती नहीं करेगा, कंप्यूटर आपका मतलब कोई भी उसको बहुत
कम समय में आपके काम को करेगा, एक साथ कई सारे कार्य करेगा। तो ये सारी विशेषताओं से मिलकर ही बना है आपका रिलायबिलिटी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये जानते रहिए कि ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर के। तो जो छठवां यहाँ पे है रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। तो ये और भी अगर आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हो विशेषता को लेकर के, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं इसके बारे में, लेकिन वो हमने बताया कि इन्हीं पांचों से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। तो ये है कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कंप्यूटर की विशेषता। आइए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूटर के उपयोग, किन किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, मतलब कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज हो रहे हैं। तो नॉर्मली आप लोग भी जान रहे हैं कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ और किस किस क्षेत्र में यूज किए जा रहे हैं। नियर अबाउट लगभग सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। जैसे आप लोग भी जानते हैं, देखते हैं और आप लोग भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि जितना हमने यहाँ लिखा है बस इतना ही है, और भी है, ऐसा नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक के नाम दिए हैं, एजुकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, टिकटिंग, इंटरटेनमेंट, स्टडी, होम, रेलवे, एयरपोर्ट, गेमिंग, एडिटिंग, किचन, ऑफिस, एटसेट्रा, मतलब आदि। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में यूज किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन, स्टडी के मामले में, जैसे इस समय एजुकेशन से ही जुड़े हैं हम, आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो ये आपका एजुकेशन फील्ड हो गया। बैंकिंग फील्ड मतलब बैंक में जितने भी कार्य किए जा रहे हैं आपके डाटा को हैंडल करने के लिए, बैलेंस ट्रांजैक्शन के लिए, अलग अलग जानकारी को हैंडल करने के लिए बैंक में भी कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। हॉस्पिटल की बात करें तो इस समय एक सर्विस चली है ई हॉस्पिटल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल। कोई भी परेशानी दिक्कत अगर आपको आ रही है, आप नहीं जाने में असमर्थ हैं हॉस्पिटल में, तो आप ई हॉस्पिटल के जरिए डॉक्टर से कांटेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, अपनी परेशानी को बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, ऐसे ही नॉर्मली कंप्यूटर से जांच के द्वारा अलग अलग मशीनें बनाई गई हैं जिनमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। आपके बॉडी को स्कैन करने के लिए, उनके हर एक पार्ट को स्टडी करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, मशीनों का यूज किया जा रहा है। ये है हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज। टिकटिंग, आप लोग देख रहे हैं जो रेलवे, एयरपोर्ट की जो टिकट बुक करने वाली चीज़ें होती हैं, जो भी काम किए जाते हैं, आपको कहीं आना जाना है, तो पहले क्या है कि जहाँ जाना है आप जाइए किसी स्टेशन पे, वहाँ पे पैसा दीजिए, फिर लाइन लगाइए, टिकट कटाइए, बहुत सारी असुविधाएं हो रही थी। तो ये आपके लिए एक सुविधा है, एक अपॉर्चुनिटी है अच्छी खासी, कि आप अपने घर बैठे कहीं भी जाना हो, बस टिकट, रेलवे टिकट, एयरपोर्ट का किसी भी, कहीं भी अगर जाना है, किसी चीज़ का भी टिकट आपको ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं मतलब। तो इस तरीके से टिकटिंग के फील्ड में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। इंटरटेनमेंट, ये तो भैया आप लोग जानते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गेम खेलते हैं, अलग अलग प्रकार के इंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉय के लिए, खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए आप लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं टाइम पास करने के लिए। जैसे आप गेम खेल लीजिए, मूवी देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, तरह तरह की सोशल नेटवर्किंग ऐप्स बनाए गए हैं जिससे आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर यहाँ भी यूज़ किए जाते हैं इंटरटेनमेंट की फील्ड में। स्टडी मतलब जैसे हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग क्या करेंगे, अपने मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा ही उसको एक्सेस करेंगे, देखेंगे। तो ये क्या है, ये भैया आपका स्टडी है। मतलब स्टडी के फील्ड में भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो पेपर, कॉपी, कागज़, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। इसके बाद है होम, मतलब घर में, भाई अपने नॉर्मल काम को करने के लिए आप घर में भी कंप्यूटरों का यूज कर सकते हैं। जैसे अलग अलग चीज़ें हैंडल करने के लिए, घर के सारे कागज़ को मैनेज करने के लिए अलग अलग चीज़ें, और भी जो घर से रिलेटेड समस्याएं, प्रॉब्लम है, खर्च है,
बैलेंस है, सब कुछ डाटा रिकॉर्ड बना करके आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। करिए इसको। इसके बाद है रेलवे, यानी कि रेलवे में भाई आपको पता है कि रेलवे फील्ड में कंप्यूटर किस तरीके से यूज किया जा रहा है। पहला टिकटिंग के लिए, उसके बाद रेलवे को कंट्रोल करने के लिए, इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो हर जगह कंप्यूटर है भैया, तो रेलवे में भी है। एयरपोर्ट मतलब आप समझ रहे हैं, एयरपोर्ट में एरोप्लेन्स को कंट्रोल करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, अलग अलग डाटा मैनेज करने के लिए, टिकट को बुक करने के लिए, तो अलग अलग काम को करने के लिए एयरपोर्ट में भी कंप्यूटरों का यूज़ किया जा रहा है। गेमिंग के लिए, हाई ग्राफिक्स के जो गेमिंग होते हैं, लो ग्राफिक्स के गेमिंग होते हैं, यानी कि इंटरटेनमेंट के लिए आप अब कह सकते हैं, तो यहाँ पे भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। एडिटिंग, अलग अलग तरह के वीडियो बनाइए, एडिटिंग करिए, एनिमेशन बनाइए, आप कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। किचन में कंप्यूटर का यूज कैसे, किचन में कैसे यूज कर रहे हैं, तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे समय मार्केट में किचन के जितने भी पार्ट बर्तन आ रहे हैं, या फिर इंडक्शन जैसे कह सकते हैं, उससे रिलेटेड जो उसके बर्तन आ रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं उसमें टाइमर होता है, कितने समय टाइम लगा दीजिए, उस उतने समय तक चलेगा, काम करेगा, फिर बंद कर देगा, आपका दाल चावल सब्जी जो भी बनाना है बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, टाइम का कैलकुलेशन करके आपके काम को कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, किचन की जितने भी चीज़ें हैं, सभी क्या है आपकी कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए किचन में भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। ऑफिस, आपकी कोई भी कंपनी हो, बिजनेस हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। तो इसलिए अब इससे और भी ज़्यादा टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बस इतने ही जितना लिखा गया है इतने में ही कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है, और भी फील्ड में कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। तो आप लोग और भी मेंशन कर सकते हैं अगर पता है। जैसे जितने भी अभी तक हमने आप लोगों को टॉपिक बताए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करके वो हिंदी वाला जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसको लिख सकता है। लेकिन इतना देखने के बाद आप लोग बुक का यूज ज़रूर करिएगा। जो टॉपिक वीडियो में देखिए आप लोग, उसका जो टॉपिक है बुक में एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक पढ़ने से आपका जो थियरी पार्ट है वो तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ ऑप्शनल पार्ट में, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे एग्जाम एग्जाम में, उन शब्दों को आप हो सकता है कभी ना सुने रहें। तो इसलिए अगर बुक पढ़ेंगे तो बुक में जो टेक्निकल वर्ड यूज़ किए जाते हैं वही आपके, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो आपके बुक से ही बनाए जाते हैं। तो भैया बुक में टेक्निकल वर्ड होते हैं, आपको ऐसा नहीं कोई टॉपिक आ नहीं रहा होगा, टॉपिक आ रहा होता है। तो बुक पढ़ेंगे, टेक्निकल वर्ड को आप यूज़ करेंगे अपने लाइफ में, देखेंगे तो एग्ज़ाम में आएगा तो आसानी होगी, आप कर सकते हैं इस पार्ट को। तो इसलिए आप लोग बुक का भी यूज ज़रूर करिए। तो देखिएगा, बुक इसको पढ़िए, जितने भी टॉपिक बताए जाएं हर एक टॉपिक के लिए बुक पढ़िए। आइए आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में बता रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, जिसे हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो जैसे इसमें पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, जब पेरिफेरल की बात की जाए, पेरिफेरल का मतलब होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी डिवाइस आप लोग बाहर से उसमें प्लग करते हैं, जोड़ते हैं, लगाते हैं, वो सभी अपने आप में पेरिफेरल डिवाइसें होती हैं। तो बाहर से लगाने वाली डिवाइसों के रूप में आप क्या लगाते हैं, या तो इनपुट डिवाइस लगाएंगे या तो आउटपुट डिवाइस लगाएंगे। तो इसलिए एग्जाम में चाहे पेरिफेरल डिवाइस के बारे में पूछा जाए या स्पेशली वो कहे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बताइए, तो दोनों के लिए ही टॉपिक सेम रहेंगे, क्योंकि पेरिफेरल डिवाइस का मतलब ही होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब ऐसा नहीं स्पेशली पेरिफेरल में केवल इनपुट आए, या आप लोग भी मान लीजिए एग्जाम में पूछा पेरिफेरल डिवाइस क्या है और किन्हीं 5 पेरिफेरल डिवाइसों के बारे में बताएं, तो ऐसा मत करिएगा। आप लोग पेरिफेरल क्या है बता दीजिए, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं पेरिफेरल हैं, और केवल आप आउटपुट का ही लिख के चले आइए या केवल आप इनपुट का ही लिख के चले आइए, ऐसी गलती मत करिएगा। दोनों को मिला के लिखिएगा, जैसे 3 आप इनपुट का ले लिए हैं तो 2 आउटपुट को मेंशन कर दीजिए, इस तरीके से।
आप बता सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनको जानने से पहले जैसे हमने यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसों को हमने लिख दिया है, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि इनपुट डिवाइस कहते किसे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे उसको। तो आप लोगों को हमने इनपुट के बारे में बताया था कि जो कुछ भी कंप्यूटर को डाटा इंस्ट्रक्शन देंगे वो इनपुट होता है, लेकिन डाटा इंस्ट्रक्शन देते कैसे हैं हम लोग, तो उसके लिए हम कोई डिवाइस यूज करते हैं ना, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, अलग अलग चीजें, अलग अलग डिवाइस है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइस के बारे में अगर बात करें तो जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर हमें आउटपुट देता हो तो उस डिवाइस को हम आउटपुट कहते हैं, यानी जो उस डिवाइस में हमें रिजल्ट मिले, जैसे हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, बहुत सारी डिवाइस हैं। इन सब डिवाइसों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जान लीजिए। जैसे बात करें हम इनपुट डिवाइस की, तो जिसमें पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आप लोग जानते हैं, हमने बताया था कि पहले वीडियो में कि कीबोर्ड के द्वारा हम कुछ भी डाटा टाइप करके देते हैं तो हमने कंप्यूटर को दिया। तो जिस भी डिवाइस के द्वारा कुछ दिया जा रहा है कंप्यूटर को वो इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है क्योंकि इसके द्वारा हम डाटा या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको। इसके बाद है माउस। माउस तो आप लोग जानते हैं, हमने बताया भी है कि माउस के द्वारा हम जितने भी कार्य करते हैं क्लिक करके, इसका मतलब हम उसको कुछ दे रहे हैं तभी अंदर कार्य हो रहे हैं, इसलिए माउस भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और लाइट पेन, यहाँ पे जो अलग अलग माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, इन तीनों डिवाइसों को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, अब ये पॉइंटिंग डिवाइस क्या क्यों कहा गया इसको? पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब हमेशा जहां पे, जैसे माउस अगर आप चला रहे होते हैं तो माउस में जो उसका कर्सर होता है हमेशा जहां पे रहता है पॉइंट करता रहता है, मतलब यहाँ पे है। तो इसीलिए माउस को, जॉयस्टिक को, ट्रैक बॉल को पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। इसका दूसरा नाम एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता ऑप्शनल पार्ट में कि इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, तो चाहे इनपुट डिवाइस पूछे चाहे पॉइंटिंग डिवाइस पूछे, तो यहाँ पे हमने बता रखा है पॉइंटिंग डिवाइस में कौन कौन से आते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिएगा। इसके बाद है आपका जैसे जॉयस्टिक की बात अगर की जाए तो जॉयस्टिक शायद है कि कुछ लोग जानते हों कुछ लोग नहीं जानते हों। तो जॉयस्टिक जो है ये कंप्यूटर में केवल और केवल गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, ये केवल गेम खेलने के लिए होता है। कंप्यूटर में जो गेम खेले जाते हैं वो जॉयस्टिक के द्वारा खेले जाते हैं। जैसे मोबाइल में आप गेम खेल रहे होते हैं तो मोबाइल को ऐसे पकड़ के उसको लेफ्ट राइट अप डाउन आगे पीछे जैसे भी करना होता है, मोबाइल को रोटेट करके घुमा के आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन अब कंप्यूटर में, लैपटॉप में अगर आप खेल रहे हैं तो लैपटॉप उठा के तो उसको इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते हैं, इसलिए जॉयस्टिक बनाया गया इसके लिए कि हमको लेफ्ट जाना, राइट जाना, आगे जाना, पीछे जाना, ब्रेक लगाना, जो भी सारे काम करने हैं, कोई भी एक्शन गेम खेलना, तो हर एक गेम के लिए जॉयस्टिक बनाया गया, आप कंप्यूटर में लगा के खेल सकते हैं। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल जो आपका होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ओल्ड माउस, यानी पुराने जो माउस होते थे उन्हें हम ट्रैक बॉल के नाम से जानते थे। जैसे इस समय जो माउस आ रहे हैं वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब उसको आसानी से हम अनप्लग करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। लेकिन जो पहले माउस चलता था ट्रैक बॉल की अगर बात करें हम, तो जैसे इस समय माउस है वो पोर्टेबल है, उस माउस को पकड़ के पॉइंट करना पड़ता है, डायरेक्शन देना पड़ता है। लेकिन जो ट्रैक बॉल था, जैसे हमको यहाँ यूज करना है तो वो यहाँ पे वो फिट कर दिया जाता था, उस डेस्क पे, उस मेज पे फिट करके, उसके बाद उसके ऊपर एक बॉल लगा होता था, गेंद, गोली, जो भी कह सकते हैं आप, बॉल वहाँ पे, इसीलिए तो उस बॉल पे हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये बॉल है, ये माउस है आपका, इस बॉल पे हम ऐसे रख के इसको स्क्रॉल करते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन आगे पीछे करते थे। तो ये पुराना जो माउस था उसी को हम ट्रैक बॉल कहते हैं। माउस है तो इनपुट डिवाइस है। इसके बाद आता है लाइट पेन। लाइट पेन की अगर बात की जाए, अब ऐसा नहीं है कि प्रकाश वाला पेन, लाइट पेन का मतलब
जो पेन बिजली से चलता हो, कंप्यूटर से चलता हो। जैसे कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने देखा होगा इस समय अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टर मार्केट में चल रहे हैं। या फिर अगर आप लोग डीएल बनवाने गए होंगे कभी, ड्राइविंग लाइसेंस जिसे कहते हैं, उसमें आपसे एक सिग्नेचर कराते हैं, कैसे पैड टाइप का बना होता है वहाँ पे। उसमें कुछ दिखता नहीं, आपको लगेगा ये प्लास्टिक है क्या है, लेकिन एक पेन भी देते हैं। उसी पेन के द्वारा आप उस पर लिखते हैं कुछ, जो भी सिग्नेचर करते हैं, तो वो आपके सिग्नेचर को कंप्यूटर को भेज देता है। तो इस ये हमेशा आपके कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे देंगे वो सीधे कंप्यूटर में जा रहा होता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को ये भी कुछ ना कुछ दे रहा है लाइट पेन, इसलिए ये भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। माइक की बात की जाए, जैसे यहाँ माइक लगाया हमने, ये भी हमारी वॉइस को लेकर के कंप्यूटर को दे रहा है। या फिर माइक्रोफोन की बात करें हम, उसमें जो माइक लगा होता है, जो हम बात करते हैं, हमारी वॉइस को जो रिसीव करता है कंप्यूटर को देता है। तो ये माइक है आपका, जो कि इनपुट डिवाइस है, जो हमारी वॉइस को इनपुट के रूप में लेता है और कंप्यूटर को देता है। इसके बाद है आपका टच पैड। टच पैड का मतलब है, जैसे मान लीजिए लैपटॉप में आप लोगों ने देखा होगा, जो माउस के काम करने के लिए वहाँ पे ऐसे ब्लॉक बना होता है, उसमें हम अपने हाथ से, अंगुली से ही उसको स्क्रैप करते हैं, वहाँ पे स्क्रॉल करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो वो आपका टच पैड है, यानी माउस है, तो इसलिए इनपुट डिवाइस है। स्कैनर की बात अगर करें हम, तो जो स्कैनर होते हैं, स्कैनर का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेज के फॉर्मेट में बना के वो कंप्यूटर को दे देता है। अब ये तो नॉर्मली आपके डॉक्यूमेंट के लिए स्कैनर की बात हो गई, लेकिन और भी मार्केट में अलग अलग प्रकार के स्कैनर अवेलेबल हैं, जो अलग अलग चीज़ों को सेंस करते हैं, स्कैन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो कंप्यूटर को देते हैं। तो इसका मतलब ये है, स्कैनर भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस। स्कैनर जो है वो दो होते हैं, एक फ्लैट बेड होता है, एक हैंडहेल्ड होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड। फ्लैट बेड मतलब, फ्लैट का मतलब ये समतल, तो ये फ्लैट बेड यानी कि जो फ्लैट तरीके से, इस समय जितने भी स्कैनर, जैसे प्रिंटर के ऊपर जो स्कैनर आ रहे हैं, वो भी फ्लैट बेड है। हैंड हेल्ड, हैंड हेल्ड का मतलब हाथ से पकड़ के चलाने वाले जो स्कैनर है। तो ना ये हैंड हेल्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि जब पहले स्टार्टिंग में स्कैनर यूज किए गए थे, तो वो हैंड हेल्ड टाइप के ही थे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा ये स्कैनर है, ये मान लीजिए हमारा स्कैनर है, हम ऐसे, ये स्कैनर लगा हुआ है, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, तो स्कैनर को ऐसे हाथ से पकड़ के चलाते थे, तब ये क्या करता था, स्कैन कर लेता था उस डॉक्यूमेंट को। तो इसलिए इसको हैंड हेल्ड बोला जाएगा। फ्लैट बेड का मतलब, जब हम डॉक्यूमेंट को जैसे प्रिंटर के ऊपर जो स्कैनर होता है उसमें रखते हैं, तो इसलिए वो क्या है, फ्लैट बेड मतलब समतल है। तो हैंड हेल्ड पहले यूज किए जाते। अब ऐसा नहीं, हमने कहा कि ये डॉक्यूमेंट के लिए बताया जा रहा है, मार्केट में अभी भी हैंड हेल्ड अवेलेबल है, मिलते हैं। इसके बाद स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो गया। ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर का मतलब है, जैसे OMR शब्द जो यूज किया गया यहाँ पे, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR सीट आप लोग सुने होंगे, एग्जाम देते हैं आप लोग कंपटीशन का या चाहे जिस चीज़ का, तो उसमें OMR सीट मिलती है आपको, न कि OMR दिया जाता है। तो OMR सीट का मतलब होता है कि जो OMR सीट में आप लोग मार्क करके आते हैं, मतलब ऐसे उसको, उसमें एक सर्किल होता है, उस सर्किल को आप ऐसे फिल कर देते हैं इस तरीके से अलग अलग, यानी कि आप वहां पे मार्क कर रहे हैं। तो आपको पता है कि OMR सीट जिस पे आप लोग मार्क करके आते हैं, वो किसी एग्जामिनर के द्वारा नहीं चेक किया जाता है, वो हमेशा कंप्यूटराइज यानी कंप्यूटर के द्वारा चेक किए जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि OMR सीट जिस डिवाइस के द्वारा चेक करने के लिए कंप्यूटर में भेजा जाता है, वही डिवाइस आपका OMR डिवाइस होता है, लेकिन आपको दिया जाता है OMR सीट।
ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो आपके मार्क को रीड करके कंप्यूटर को भेज देता है। तो जो डिवाइस कंप्यूटर को कुछ भेज दे वही आपका इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब OMR आपका इनपुट डिवाइस है। BCR मतलब बार कोड रीडर। BCR का अगर हम यहाँ पे बताएं आप लोगों को, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। बार कोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को कि बार कोड होता क्या है। वैसे स्पेशली जानते सभी होंगे। तो ये देखिए, जो यहाँ पे ऐसे लाइनिंग वाला भाग बना होता है, अगर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, और यहाँ पे उसके ऊपर या नीचे, नीचे के भाग में देख रहे होंगे कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो ये आपका यही है बार कोड। अब आप लोग शोरूम या मॉल में जब जाते होंगे, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको बार कोड देखने को मिलता होगा। जब आप काउंटर पे बिल को पे करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आप लोग देखते होंगे कि एक वैसे मशीन उठाता है वो बंदा जो वहाँ पे होता है, उसके बाद वो स्कैन करता है, बारकोड पे ऐसे लगाता है, फिर रख देता है। इसका मतलब जिस मशीन से बारकोड के पास जो लाता है वही मशीन आपका BCR होता है, यानी बारकोड रीडर। तो कहने का मतलब ये है कि बारकोड रीडर यानी बारकोड को रीड करने वाला। तो बारकोड आपका हमने दिखाया कि क्या होता है, कि बारकोड को रीड करके, अब उसमें देखिए नॉर्मली बारकोड में जैसे मान लीजिए यहाँ पे बारकोड लिख दिया गया है, बना है। अब इस बारकोड में क्या है हम ऐसे नॉर्मली पढ़ के नहीं बता सकते हैं। तो इसके कोड में जब इसको स्कैन किया जाता है, इसमें इस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इसका रेट कितना है, डिस्काउंट कितना है, या अलग अलग जो भी इस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन इसी बारकोड में मिलेगा आपको। तो ये नॉर्मली हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं, ये BCR के द्वारा स्कैन किया जाता है, रीड किया जाता है, उसके बाद इस कोड को भेज दिया जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा ही उसकी जानकारी को मिलता है, तो कंप्यूटर उसको पढ़ता है, बताता है। तो ये है आपका बार कोड रीडर, यानी बार कोड को रीड करने वाला। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे OMR, यानी ऑप्टिकल ऑप्टिकल OCR, सॉरी। तो OCR का मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का क्या मतलब है? ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाशीय। यहाँ पे जो ऑप्टिकल शब्द यूज किया गया, ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशीय। कैरेक्टर मतलब अक्षर, रीडर मतलब रीड करने वाला, यानी प्रकाशीय अक्षरों को रीड करने वाला। यानी प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लेजर्स की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे ATM कार्ड है आपका, उसको हम लगाते हैं ATM मशीन में, तो उस ATM कार्ड के ऊपर एक ब्लैक पट्टी होती है। वो ATM कार्ड कोई एक डिवाइस नहीं, वो एक कार्ड होता है प्लास्टिक का, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की पट्टी होती है। उस पट्टी में ही इसका मतलब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसा लिखा गया है जिसको हम ऐसे नॉर्मली देखने के बाद पढ़ नहीं सकते हैं उसमें क्या लिखा गया है, कैसे है। उसमें कुछ कोड होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं उस पट्टी पर। जब उसको हम ATM मशीन में लगाते हैं, तो ATM मशीन के जिस भाग में हम उसको इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, भाग में OCR होते हैं, यानी कि प्रकाश के द्वारा उस पे जो लिखा गया है ATM कार्ड की पट्टी में, उसको पढ़ते हैं। तो ये है आपका OCR, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उस ATM के अंदर जो कोड होता है ATM कार्ड पे, कोड को रीड करके मशीन यानी कंप्यूटर को भेज देता है। तो उसमें आपकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा वो देख लेता है, आपके सामने प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये आपका OCR भी इनपुट डिवाइस है। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अगर यहाँ पे बात करें, हम इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर,
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इस मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का मतलब ये है, मैग्नेटिक इंक मतलब चुंबकीय स्याही, कैरेक्टर रीडर मतलब अक्षर को रीड करने वाला। तो कहने का मतलब चुंबकीय स्याही से जो अक्षर लिखे गए उनको रीड करने के लिए। तो नॉर्मली अगर आप लोगों को बताएं हम इसमें ज़्यादा, तो सीधा सीधा अगर आप लोग बैंक का चेक देखे होंगे, बैंक का चेक, उस बैंक के चेक में नीचे की तरफ एक कुछ ऐसे फॉर्मेट में कोड लिखे गए होते हैं, नंबर टाइप के होते हैं। तो वो कुछ ऐसे नंबर फॉर्मेट में लिखे गए होते हैं। तो उस बैंक चेक में जिसके अकाउंट से रिलेटेड वो चेक होता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर उस बैंक वाले को जानना है तो क्या करता है, ऐसे नॉर्मली उसको पढ़ के नहीं बता सकता कि इसमें कितना बैलेंस है, कितना क्या है, जो भी सारी चीजें हैं, जो प्रोसेस है। तो उसके लिए बैंक में रखा गया होता है MICR, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR एक मशीन है, इनपुट डिवाइस है। तो उस कोड को ही, उस कोड में सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन रखी गई होती है, जो कि एक इंसान, चाहे वो बैंक का ही कर्मचारी क्यों ना हो, वो नॉर्मली उसको पढ़ नहीं सकता या बता नहीं सकता है कि उसके अंदर क्या है। कोड से रिलेटेड सारी जानकारी जब MICR में डाला जाता है उस कार्ड को, चेक को रीड करने के लिए, तो वो उस नंबर को पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो कंप्यूटर को देता है। तो कंप्यूटर उस कोड को मैच कराता है अपने डाटाबेस से, फिर उसके डाटाबेस से सारी जानकारी को दे दिया जाता है। तो ये आपका बैंक चेक को रीड करने के लिए MICR और भी जगहों पे यूज किए जाते हैं। तो एक एग्जांपल हमने बताया कि बैंक के चेक को रीड करने के लिए जो उस पे कोड बने होते हैं। तो ये आपके इनपुट डिवाइस हैं कुछ। उसके बाद अगर चर्चा करें हम आउटपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस जिसमें प्रिंटर आता है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है और प्रोजेक्टर। प्रिंटर, नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि जो भी रिजल्ट हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पे यानी स्क्रीन पे दिखता है, उस रिजल्ट को अगर हम चाहें किसी पेज पर या पेपर पर प्रिंट कर लें, हार्ड कॉपी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिंटर डिवाइस का यूज करना पड़ता है। जैसे कोई A4 साइज का पेपर आप सुने हैं, या फिर मान लीजिए हाई स्कूल का मार्कशीट, आधार कार्ड कॉपी कराने जाते हैं, तो उसको प्रिंटर के द्वारा ही प्रिंट करके दिया जाता है आपको। मतलब वो आपका एक रिजल्ट है, उसको आप प्रिंटर के द्वारा दूसरे पे रिजल्ट को शो कर रहे हैं। मॉनिटर यानी कि जो डिस्प्ले टीवी होती है आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले के लिए रखा गया होता है, वो मॉनिटर होते हैं, जो कि जितने भी काम हम करते हैं वो मॉनिटर पे ही देख के हम करते हैं। अगर मॉनिटर ना लगाया जाए तो हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट हमको दिखेगा नहीं, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो मॉनिटर है वो हमेशा हमारे रिजल्ट को शो करता रहता है और उसको देखते हुए हम अपने कार्य को कर पाते हैं। इसके बाद है तीसरा आपका प्लॉटर। प्लॉटर, आप लोग नाम सुन रहे हैं, टेक्निकल लग रहा है, लेकिन इसका काम आप लोग जानते हैं। जो मार्केट में आप लोग देखेंगे कोचिंग के लिए, कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए जो बड़े बड़े जो होल्डिंग या बैनर प्रिंट किए जाते हैं, जैसे जो बैनर वगैरह होते हैं, जो बैनर को प्रिंट करता है जिस मशीन, वो ऐसा तो है नहीं कि उसको पेंट के द्वारा उसको बढ़िया से पेंट करके कोई आदमी उसको बनाता है, नहीं, उसको किसी मशीन के द्वारा प्रिंट किया जाता है बैनर को। तो उन सभी बैनर्स को, होर्डिंग्स को यहाँ प्लॉटर मशीन के द्वारा ही प्रिंट किया जाता है। तो मतलब प्रिंट कर रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट डिवाइस है ये आपका प्लॉटर। स्पीकर, जानते हैं आप लोग स्पीकर के द्वारा क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑडियो बज रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, प्ले हो रहा होता है, उसके वॉइस को, आवाज को सुनने के लिए हम लोग कंप्यूटर में स्पीकर लगाते हैं। तो जिसके द्वारा हम उसमें हो रहे काम को जो ऑडियो के रूप में होता है वो हमको सुनाई देता है। ये स्पीकर हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। इसके बाद है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जैसे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में जो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं अलग अलग तरीके से, या फिर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, जो फोकस करता है आपके वीडियो को प्ले करता है जिस मशीन के द्वारा, उसी को हम प्रोजेक्टर कहते हैं। तो नॉर्मली
आउटपुट डिवाइस के रूप में ये हमने कुछ डिवाइसों को मेंशन किया है और इनपुट डिवाइस के रूप में कुछ डिवाइसों को मेंशन किया है। आप लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, हमने तो बस केवल ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ पहचान देने के लिए आपको हमने बता दिया। बस आपको ये जानना है कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसें हैं और कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। बस इस तरीके से ऑप्शनल पार्ट में आएगा, या फिर इससे क्वेश्चन आता है रिटर्न में अगर आएगा तो पूछ लेगा कि पेरिफेरल डिवाइसें किसे कहते हैं, किन्हीं 5 पेरिफेरल डिवाइसों को बताइए। तो आपको हमने बता दिया, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था, और जितना बताया गया, जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो कि इसमें कुछ पॉइंट्स इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हैं, और जो हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको भी आप लोग लिख सकते हैं अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के लिए यही है, अगला वीडियो आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।